नमस्कार। प्रतिध्वनि में आपका स्वागत है। मैं हूं रमन। यूपीए के 2004 से 14 तक के शासनकाल में लगातार 2G, 3G, कोयला, राष्ट्रमंडल सहित कई घोटालों की लंबी लंबी सूची सोशल मीडिया से लेकर चैनलों की बहस का विषय बनती रही। इसी समय राजग की ओर से प्रधानमंत्री के पद के घोषित उम्मीदवार नरेंद्र मोदी जी का निर्णायक घोष सुनाई पड़ा, न खाऊंगा न खाने दूंगा। न खाता हूं न खाने दूंगा। जनता ने सर आंखों पर लिया था उन्हें। इसी समय अन्ना आंदोलन के शिल्पी रहे, अति महत्वाकांक्षी राजनेता बन गए अरविंद केजरीवाल एक मोटी सी किताब लेकर चैनलों पर घूम रहे थे, जिसे वे अपने 400 पन्नों के दिल्ली की राज्य की सरकार शीला दीक्षित की सरकार पर घोटालों की फाइल कहा करते थे। घूम रहे थे। दिल्ली की जनता ने उन्हें भी और देश की जनता ने भाजपा के नेतृत्व में उस सर आंखों पर लिया और दोनों सरकारें आज अपना लगभग 2 कार्यकाल पूरा कर चुकी है। प्रायोजित रूप से चैनलों पर दोनों की जयगाथाएं गूंज रही है, पर वे सारे मुद्दे जिन्होंने उन्हें सत्ता दिलाए थे परिदृश्य से गायब हैं, जैसे काला धन वापस लाने, घोटालेबाजों को कानून के शिकंजे में कसने, एक एक पाई वापस लाने, दिल्ली सरकार के 400 पन्नों के आरोप पत्र में लिखित वे सभी आरोप सहित सारे मुद्दे आज कहीं चर्चा में नहीं है। केजरीवाल जी के 400 पन्नों का वह कथा कच्चा चिट्ठा पता नहीं कहाँ खो गया। अब स्वयं उनके मंत्रीगण घोटालों के आरोप में बराबर ही जेल जाते आते रहते हैं। यूपीए सरकार के काल में कालाधन पर दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्र की सरकार ने तब उच्चतम न्यायालय को बताया था कि स्विस बैंक में जमा कालाधन के खाताधारियों के नाम सार्वजनिक नहीं किए जा सकते। बड़ी चर्चा हुई थी, बड़ी आलोचना हुई थी, लंबी लंबी बहसें चैनलों पर आयोजित कई दिनों तक होती रही। पर आज के सत्ताधारी दल के नेताओं के बयान भी आने लगे कि सरकार भ्रष्टाचारियों को बचाना चाहती है। नई सरकार आ गई और उसने भी चल रहे मामलों में सर्वोच्च न्यायालय को यही बताया कि राष्ट्रहित में उनके नाम सार्वजनिक नहीं किए जा सकते। यानी सीधे सीधे कहें तो हमारा राष्ट्रीय हित इन भ्रष्टाचारियों के नाम सामने लाने से प्रभावित होता है और उन्हें बचाने से पोषित। कैसी विचित्र बात है। यानी सरकार बदल जाती है पर सरकारियत्व का भाव नहीं बदलता है, जो भ्रष्टाचारियों के प्रति प्रेम का है। ऐसा नहीं है कि 2014 में ही देश की जनता ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर पहली बार सरकार को बदला हो। 1989 में भी देश की सत्ता भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ही बदली थी। 1984 में अपार बहुमत से सत्ता में आए मिस्टर क्लीन कहे जाने वाले प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सत्ता भी भ्रष्टाचार के आरोप में ही गई थी। तब स्वयं उनके मंत्रिमंडल के ही सदस्य वीपी सिंह ने फेयरफैक्स और बोफोर्स तोप घोटालों का मुद्दा जोर शोर से उठाया। तब जनसभाओं में बीपी अपनी जेब से कागज का एक टुकड़ा लोगों को दिखाते थे और कहते थे कि इसमें बोफोर्स घोटाले के आरोपी का नाम है। वे सत्ता में आए और कागज खोलकर घोटालेबाज का नाम बाहर निकाला जाए। बीपी के समर्थन में लंबे लंबे अखबारों में लेख निकलने लगे। भ्रष्टाचार के प्रतीकों से जंग लड़ने वाला जननायक, उन्हें गांधी, जेपी आदि नामों से भी विभूषित किया जाने लगा। पर बीपी को भी सत्ता मिली और सत्ता मिलते ही उनके मुंह से बोफोर्स घोटाले का वह कागज तो गायब हो ही गया, उनके मुख से गैरियत और गुर्बत की बातें निकलने लगी। घोटाले और घोटालेबाजों के नाम चर्चा से ही गायब हो गए। उनका अवसान उनकी अतिशय महत्वाकांक्षा के कारण जातीय मुद्दे पर केंद्रित होकर चला गया। वे सब कुछ पाने की अति महत्वाकांक्षा में अपना सब कुछ खो गए। हाँ, उनके इस आंदोलन से जेपी आंदोलन के उपजे बिहार के लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, उत्तर प्रदेश के मुलायम सिंह यादव, हरियाणा के भजन लाल परिवार,
जरूर सत्ता के केंद्र बिंदु बन गए, जिसमें आज लालू स्वयं भ्रष्टाचार के मामले में सजा काट रहे हैं, तो उनके परिवार के अन्य सदस्य कई भ्रष्टाचार के मामलों के आरोपी हैं। मुलायम परिवार भी कई तरह के भ्रष्टाचार के मामलों का आरोपी है। देवीलाल के पुत्र ओम प्रकाश चौटाला स्वयं भ्रष्टाचार के मामले में सजा काट रहे हैं। यानी कहें तो भ्रष्टाचार और वंशवाद से लड़ते लड़ते स्वयं इनके लड़ाके भ्रष्टाचार के प्रतीक पुरुष बनकर उभरे। बोफोर्स घोटाले का 1 रुपया भी देश में वर्षों की जांच के बाद और सैकड़ों करोड़ खर्च हो जाने के बाद नहीं आया। अब बात उन घोटालों की जिन पर बड़े बड़े जोक 2011-14 में बन रहे थे कि 1,76,000 करोड़ में कितने शून्य होंगे, 1,86,000 करोड़ में कितने शून्य होंगे। किसी बच्चे द्वारा यह पूछे जाने पर मास्टर साहब बेहोश होकर गिर जाते थे। पूरा दशक लगभग बीत गया। भ्रष्टाचार को सामने लाने वाले सीएजी विनोद राय, जिनकी रिपोर्ट के आधार पर उन घोटालों की चर्चा हुई थी, सत्ता पाने वाले अब फिर नए नए भ्रष्टाचार के नाम जपने लगे हैं। महाराष्ट्र का सिंचाई घोटाला, कर्नाटक का खनन घोटाला, वहाँ का ये घोटाला, वहाँ का ये घोटाला। पर ये घोटाले और घोटालेबाज तब तक ही जब तक सरकारी दल में शामिल न हो। सरकारी दल में शामिल हुए कि बस घोटालों और घोटालेबाजी की सूची से उनका नाम निकल जाता है। पश्चिम बंगाल में मुकुल राय सहित कई लोगों पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, उन्हें जेल भेजा गया था। सीबीआई और ईडी द्वारा कई लोगों पर पूछताछ की गई थी। इनमें से कई अपना तृणमूल कांग्रेस छोड़कर केंद्र सरकार के साथ शामिल हो गए और वो घोटालेबाजों की सूची से उनका नाम निकल गया। महाराष्ट्र में भी ईडी सीबीआई के द्वारा कई बार पूछताछ किए जाने वाले राजनेताओं या सिंचाई घोटाला के आरोपी अपना दल तोड़कर आज सरकार में शामिल हो गए और घोटालेबाजों की सूची से शायद उनका भी नाम अब निकल जाएगा। मणिपुर में भी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने विधानसभा चुनाव के दौरान वहां के मुख्यमंत्री पर भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोप लगाए थे। आज वहां दोनों दलों की सरकार चल रही है, भ्रष्टाचार का मुद्दा गायब हो गया। आज वे सामान्य अति विशिष्ट व्यक्ति है। बिहार में भी जब से जदयू भाजपा गठबंधन टूटा है, सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जाने लगे हैं। कहा जा रहा है कि पिछले 33 वर्षों से घोटालों की सरकार है। यहाँ गौर करने वाली बात है कि इन 33 वर्षों में से लगभग 15 वर्ष भाजपा और जदयू की सरकार रही है। इस 33 वर्ष में इन 15 वर्षों के दौरान हुए घोटाले का दायित्व किस पर, कोई नहीं बताएगा। उत्तर प्रदेश में जब मायावती सरकार सत्तासीन थी तो भाजपा और बसपा सपा के लोग जोर शोर से उन पर घोटालों के आरोप लगाते थे। मायावती चुनाव में पराजित हुई, सपा के युवा नेता अखिलेश यादव सत्तासीन हुए, पूरा कार्यकाल बीत गया, घोटालों की चर्चा गायब हो गई, नए नए घोटाले और घोटालेबाजों के नाम सामने आने लगे। कार्यकाल बीत गया, सजा किसी को क्या होती, नए नए घोटालेबाज और घोटाले सामने आ गए। महाराष्ट्र में कथित रूप से 70,000 करोड़ का सिंचाई घोटाला सहित कई घोटालों की चर्चा हुई। शरद पवार के भतीजे अजित पवार पर आरोप लगे। कई नेताओं से सीबीआई आईबी की पूछताछ हुई। इनमें से अधिकांश आज सत्तासीन हैं और घोटालेबाजों की सूची से शायद उनका नाम भी गायब है। लालू के रेल मंत्री रहते नौकरी के बदले जमीन लेने के आरोपों की एक लंबी फेहरिस्त जारी हुई थी। कई बार पूछताछ हुई, वर्षों से बस जांच हो रही है, पूछताछ हो रही है, सजा कब होगी किसी को नहीं पता। ऐसे ही कर्नाटक में खनन घोटाले की बड़ी लंबी चर्चा हुई थी। चुनाव हुआ और चुनाव के बाद घोटालों की चर्चा समाप्त। फिर 2024 में चुनाव होने वाले हैं तो नए नए घोटालों की चर्चा शुरू हो गई है। पर उन कथित घोटालों के करोड़ों करोड़ के घोटालों पर, उन घोटालों पर जिनको लेकर कई वर्षों से कई बार सत्ता मिलती रही है, क्या हुआ, किस पर कार्रवाई हुई, कोई नहीं जानता। एक एक पाई लाने की बात करने वाले कितने नए पैसे अब तक रिकवर कर पाए, कोई नहीं जानता। 2014 के बाद से नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, संदेशरा बंधु सहित हजारों हजार करोड़ बैंक से लेकर देश छोड़ देने वाले लोग आज विदेशों में फल फूल रहे हैं। पर
इतने बड़े बड़े आरोपी देश छोड़कर चले गए, तब तक उनका नाम चुपचाप रखा गया। उन पर घोटाले के या बैंकों को चूना लगाने के आरोप जिन वर्षों से चल रहे थे वो दबे रहे। बस उनके देश छोड़ने से के बाद तत्काल बाद उनका नाम उछलकर सामने आया, चूंकि वो देश में नहीं थे। पर इतने बड़े बड़े घोटालेबाजों को देश छोड़कर भागना क्या बिना उच्च स्तरीय सत्ता सहयोग के हो सकता है? यानी कहें तो एक तरह से इनके विदेश छोड़ने में हमारा सत्ता भी शामिल रहा। पर आज सरकार इन लोगों को वापस लाने या इनके वसूलने पर मौन है। मौन ही नहीं, इनके खातों को बट्टे खातों में हजारों हजार करोड़ डाले जा रहे हैं। किसी किसान या मजदूर के कर्जे का नहीं। वैसे ही हजारों करोड़ बैंक को नहीं चुकाने वाले डिफॉल्टर बड़े बड़े उद्योगपतियों के कर्जे माफ हो रहे हैं। यानी कहा जाए तो जनता को घोटालों में उलझाकर वोट प्राप्त करना हमारे राजनेताओं राजनीतिक दलों का प्रिय खेल है। घोटालों को रोकना, घोटालेबाजों को सजा दिलाना किसी की प्राथमिकता नहीं। शायद इसलिए इन्हीं घोटालों के दम पर इनका अस्तित्व है, उनकी सत्ता है, उनका प्रभाव मंडल है। आश्चर्य है इस ऐसी व्यवस्था में सुखराम, लालू, चौटाला जैसे लोग किस ग्रह दशा की वक्रता में सजा पा गए। याद आता है गांव में प्रचलित एक कहानी। किसी घर में चोर चोरी कर रहे थे, घर वाले जग गए, शोर मचाया, गांव वाले खदेड़ने लगे, चोर भागने लगे। अंधेरे का फायदा उठाकर चोरों ने भी गांव वालों से अधिक जोर से चोर चोर का शोर मचाकर भागना शुरू कर दिया और अंत में गांव वाले खाली हाथ वापस लौटे। चोर अपने गंतव्य को चला गया। क्या आज देश में यही नहीं हो रहा? यानी कहा जाए तो जनता को घोटालों में उलझाकर वोट प्राप्त करना ही हमारे सत्ता शीर्ष को प्रिय है। और इस तरह घोटालों के इस खेल में कब तक देश के सामान्य लोग लुटते रहेंगे? राजनेता और उनके घोटालेबाज साथी सत्ता सुख भोगते रहेंगे और देश लुटता रहेगा। आखिर कब तक? और इन्हें कौन रोकेगा? इस पर कौन आवाज बुलंद करेगा? सोचिएगा जरूर। चैनल अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और अपनी प्रतिक्रिया देने का कष्ट करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। मिलते हैं फिर अगले अंक।